जय भारत डियर अद्वितियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज से हमारा केमिस्ट्री पोर्शन, और केमिस्ट्री पोर्शन में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में टोटल 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। हम सब जानते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे फ्रेंड्स। कुछ एलिमेंट्स जो है मेटल्स है, कुछ एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटलॉइड्स है, एंड कुछ एलिमेंट्स जो है वो नोबल गैसेस हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमारे सराउंडिंग में जो भी कोई मैटर को देखते हैं वो सारा मैटर जो है फ्रेंड्स वो इन्हीं 118 एलिमेंट से बना हुआ है। अब ये जो मैटर है फ्रेंड्स वो हमें हमारे सराउंडिंग में प्योर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता है, मतलब सिर्फ प्योर एलिमेंटल फॉर्म में मिले ऐसा नहीं है। जो मैटर है वो हमें कई बार मिलता है, मतलब अवेलेबल होता है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी। तो हमारे सराउंडिंग में हम जो मैटर को देखते हैं वो अवेलेबल होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्योर एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, ये मैटर बेसिकली बनता किस तरीके से है, तो हमें बोल सकते हैं कि मैटर जो है दो तरीके से बनता है। फर्स्ट, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है बनता है सेकेंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, फिर से समझिए कि हमारे सराउंडिंग में जो भी कोई मैटर अवेलेबल होता है वो अवेलेबल होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो मैटर है वो बनता किस तरीके से है, तो मैटर बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जो होंगे उनका जब कॉम्बिनेशन होगा तब मैटर का फॉर्मेशन होगा, या फिर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जब उनके बीच में जब कॉम्बिनेशन होगा तब भी मैटर का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स, जब एलिमेंट का एलिमेंट के साथ या फिर एलिमेंट का मॉलिक्यूल के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी जो प्रोसेस है उसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो मैटर का फॉर्मेशन होता है दो तरीके से, फर्स्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो बेसिकली होता क्या है, तो अब हम ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दैट टाइम केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे केमिकल चेंज होगा। फ्रेंड्स, चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, सेकंड इज केमिकल चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की तो उसका मतलब क्या होगा, फिजिकल चेंज का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होना, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होना, उसकी साइज उसके शेप में चेंज होगा, ये सारे जो है फ्रेंड्स वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो जब केमिकल चेंज होता है फ्रेंड्स उस टाइम पे सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है, इसको याद रखिएगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज होता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब हमारा मैटर जो है वो किस चीज़ों से बना हुआ है उसमें वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो किस तरीके से होता है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझिए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। अब अगेन जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो सेकंड, जब केमिकल रिएक्शन होता है एट दैट टाइम रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अब ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कार्बन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वहां पे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन का एटम अवेलेबल है और हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम अवेलेबल है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, जब एक कार्बन का एटम दो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनके साथ जब कंबाइन होगा, उनके साथ जब वो रिएक्शन करेगा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का
एटम था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ जो कार्बन था वो सिर्फ सिंगल फॉर्म में अवेलेबल था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुका है। तो फ्रेंड्स जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है। थर्ड, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सो फ्रेंड्स अगेन जब केमिकल रिएक्शन होगा एट दैट टाइम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि H2 मतलब हाइड्रोजन गैस जो है उसका रिएक्शन हो रहा है O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स जब H2 का रिएक्शन O2 के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा H2O दैट इज वाटर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे H2NO2 की प्रॉपर्टीज की, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। उसका कंबशन अच्छे से हो सकता है और इसीलिए उसको हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, कंबस्टिबल गैस है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, कंबशन सपोर्टर है। तो फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कंबशन होना पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, कंबशन सपोर्टर है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कंबस्टिबल गैस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और जब फॉर्म हो जाएगा H2O, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होगी। तो H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, तो H2O को हम यूज करते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर, ओके। तो H2O की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि H2 है जो वो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें यूज करते हैं, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से जब हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो इनिशियल सब्सटेंसेस थे उनकी प्रॉपर्टी से क्या होगी, एंटायरली डिफरेंट होगी, ओके, जब केमिकल रिएक्शन होगा तब, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सो अगेन जब केमिकल रिएक्शन होता है उस टाइम पे ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक्स बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन न्यूली प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। मतलब तो अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स कि हम वही एग्जांपल लेते हैं दैट H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ओके। तो यहाँ पे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन जब H2 और O2 कंबाइन हो जाएंगे और जब हमें H2 मिलेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑक्सीजन जो है उसके साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो जो रिएक्टिंग पार्ट था, मतलब H2 एंड O2 के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो जो रिएक्टिंग पार्ट है फ्रेंड्स उनमें जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ना फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओके। ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इवन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है फ्रेंड्स वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हमारा रिएक्शन पार्ट है, मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है उनके बीच जो बॉन्डिंग हुआ वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसके पास नया बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है फ्रेंड्स तो और क्या होता है, सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of another element। सीधी बात है फ्रेंड्स, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। आई होप आप सब इसका नाम जानते हो, ओके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम या फिर इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ से फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। क्या फॉर्म होगा यहां से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए कि जो क्विकलाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर एक कैल्शियम है, ठीक है, एंड एक ऑक्सीजन है। H2O में दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है।
तो फ्रेंड्स जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो कैल्शियम है उसमें से कोई और सब्सटेंस बन गया या फिर कोई और एलिमेंट बन गया, ये जो हाइड्रोजन है उसमें से कोई और एलिमेंट बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ना, वो अपना जो नेचर है वो तो ऐसे ही रखेगा, ठीक है। वो एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट में चेंज हो जाए ऐसा नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन में से हीलियम बन जाएगा, हीलियम में से लिथियम बन जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। तो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं फ्रेंड्स तो एलिमेंट जो है वो वन टाइप ऑफ एलिमेंट अगर है तो उस टाइप के ही रहेंगे, वो दूसरे टाइप के एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है। ओके, सो क्या लिखा है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होते हैं, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे टाइप के एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते जब केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें फ्रेंड्स दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट पार्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज रिएक्टेंट पार्ट। रिएक्टेंट्स क्या होंगे फ्रेंड्स, सो द सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब हमने जब यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि H2 प्लस अगर हम O2 करेंगे तो वहां से H2O फॉर्म होगा। तो जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड इज प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स क्या होंगी, सो द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे H2 और O2 के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, तो फ्रेंड्स रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट्स formed have entirely different properties than reactants। वो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, H2 प्लस O2 जब हमने H2 किया तो H2 का जो प्रॉपर्टी था वो H2 और O2 से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का, और ये सेम एग्जांपल आपको एक्टिविटी के फॉर्म में भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। तो समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, और उसको हमने टंग से पकड़ लिया है, फिर उसको हम बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर बर्न करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो हमें देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक वाइट पाउडर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे एक वाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाइट पाउडर क्या है फ्रेंड्स, ये जो वाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है उसको हम हीट कर रहे हैं, उसको हम बर्न कर रहे हैं, और मैग्नीशियम की रिबन जो उसको जब हम बर्न करेंगे तो वहां से एक वाइट पाउडर मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो वो किस तरीके से होता है अगर हमें ये देखना है तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए। जब मैग्नीशियम रिबन अगर हीट होता है, जब बर्न होता है तो हमको इस तरीके से वो दिखता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स जब केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगा मैग्नीशियम की, जब हम बात करें मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करेंगे, सो एट दैट टाइम बिफोर बर्निंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर। मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स कि मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, तो जब मैं इसको हीट करना या फिर इसको बर्न करना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स को जब हम ओपन एयर में रखते हैं तो एयर के अंदर जो O2 प्रेजेंट होगा ना, हम जानते हैं कि एयर के अंदर O2 प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसकी जो सबसे टॉप वाली, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होगी ना फ्रेंड्स, वो ऊपर वाली सरफेस जो होगी वो होती है डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होगी वो होगी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम हमारे पास अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं
वो रिएक्शन करेंगे जो O2 प्रेजेंट होता है एयर में उनके साथ, और वो फॉर्म कर देंगे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो जब हम बहुत टाइम के लिए मैग्नीशियम की रिबन को ओपन एयर में छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाएगा। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा तो उसकी जो शाइनिंग होगी वो कम हो जाएगी। इससे हम समझ पाएंगे कि इसके ऊपर जो MgO का लेयर आ चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीशियम को बर्न करना है, उसको हमें हीट करना है। तो हमें यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि प्योर मैग्नीशियम जो हो वो हीट हो, वो बर्न हो, जिससे हमें एग्जैक्ट कंक्लूजन मिल पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो उसके ऊपर MgO का लेयर था उसको हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करके निकाल देंगे। तो जब हम उसको सैंड पेपर से रब करके निकाल देंगे ना, तो हम देखेंगे कि फिर से उसका सरफेस जो शाइनिंग हो गया है, मतलब अब हमें प्योर मैग्नीशियम के आइटम्स मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बात को समझिएगा फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा ना, जिसमें जहां पे मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, ठीक है, वो जो मैग्नीशियम के एटम्स होंगे वो ही रिएक्ट करेंगे O2 के साथ। उसके नीचे वाले जो Mg के एटम्स होंगे, मतलब यहाँ पे अगर जो Mg के एटम्स है फ्रेंड्स, ये जो Mg के एटम्स होंगे वो डायरेक्ट O2 के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो वो जो एटम्स है वो O2 के साथ रिएक्शन करके MgO फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर। तो जब फ्रेंड्स हमने पहले अभी जो रिएक्शन देखा, जो हमने अभी यहाँ पे इमेज देखा, उससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था उसको जब हम एयर के मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जब बेसिकली उसको हम फ्रेंड्स हीट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो क्या होता है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो होता है व्हाइट कलर का पाउडर। तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट पाउडर होता है। सो फ्रेंड्स क्या बोला गया है, बिफोर बर्निंग इट इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर। तो क्यों करते हैं मैंने आपको ये बता दिया। सेकेंड है फ्रेंड्स, द dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon. The dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon. मतलब फ्रेंड्स जब हमने अभी देखा कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो डेजलिंग मतलब हमारी लाइट, हमारी आई को वो हार्मफुल होती है, मतलब हमारी आई को खराब कर सकती है, इतनी ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, तो ऐसी जो लाइट होती है वो वहां से प्रोड्यूस होती है जब Mg को, मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो मैग्नीशियम है उसका रिएक्शन होता है O2 के साथ, और वहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि जो रिएक्शन है उसमें जो डेजलिंग व्हाइट लाइट हमें मिलती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है, हार्मफुल टू अवर आइज। तो क्योंकि ये व्हाइट लाइट हमारी आइज को हार्मफुल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्पेशल फ्रेंड्स ग्लासेस आते हैं, आप उसको भी पहन सकते हो, या फिर आपको क्या करना चाहिए, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको थोड़ा दूर से देखिए। ठीक है, तो आपकी आई को वो ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जब Mg+O2 करके जब हमें MgO मिलता है तो ये जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, एंड जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात फ्रेंड्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन के अगर हमें एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या होंगे। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये तो फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है कर्ड में, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम आयरन को बहुत टाइम के लिए ओपन एयर में छोड़ देंगे, और जब रेनी सीजन होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस टाइम पे जो आयरन होता है उसका क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, पेट्रोल, कैरोसिन जो हम यूज़ करते हैं उसका जो बर्निंग होता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, जो भी हम कुछ खाना खाते हैं फ्रेंड्स, पिज्जा, बर्गर, जो भी हम खाते हैं, उससे हमारा बॉडी अल्टीमेटली क्या चाहता है, हमारा बॉडी उससे अल्टीमेटली एनर्जी चाहता है। ठीक है, तो वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ओके, वाइन, विस्की, वोडका जो बनती है फ्रेंड्स, वो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके हम बनाते हैं। या फिर ये जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है वो आपने और कहाँ देखा होगा, केक्स, पेस्ट्रीज जो बनती है ना फ्रेंड्स, उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन ही होता है। ठीक है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सेल करना। फ्रेंड्स उतना ही रेस्पिरेशन नहीं होता है, आप पूरा बायोलॉजी में पढ़िएगा उस बात को कि रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। तो फ्रेंड्स वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो ये तो वो वाले एग्जांपल्स हो गए जो बेसिकली हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब आगे हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करते हैं जो इंडस्ट्री में कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
तो फर्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब जो हम मेडिसिन लेते हैं, वो भी जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। सेकेंड इज पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स को फ्रेंड्स फॉर्म करने के लिए भी वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर, ठीक है, फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्टिलाइजर भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। नेक्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, या फिर जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें भी किस तरीके से फॉर्म होती है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से ये सारी चीज़ें बनती है। फ्रेंड्स सोप्स एंड डिटर्जेंट किस तरीके से बनते हैं वो भी हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, कि किस तरीके से सोप एंड डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लैब केमिकल्स। थाउजेंड्स टाइप्स के फ्रेंड्स केमिकल्स का यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो सारे केमिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन से ही होता है, या फिर कोई और केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम उन केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन किस टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन में स्टार्ट इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी फ्रेंड्स जो नॉर्मल कंडीशन में स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रेंड्स सोडियम की, तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है, अगर हम उसको ओपन एयर में छोड़ देंगे ना, अगर हम इस सोडियम को ओपन एयर में छोड़ देंगे तो ऐसे ही एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके साथ खुद से रिएक्ट कर लेगा और वो फॉर्म कर देगा सोडियम का ऑक्साइड। लेकिन इसके साथ वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, He मतलब हीट एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने सोडियम को ओपन एयर में रख दिया और उसने बर्न करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा वो फास्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है वो जो नॉर्मल कंडीशन में होती है, जिनमें आपको बाहर से कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड केमिकल रिएक्शन की, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, सो रिएक्शंस में रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी फ्रेंड्स जिसमें हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये जो एनर्जी है फ्रेंड्स वो हम 3 वे से दे सकते हैं। फर्स्ट हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जैसा भी हमने मैग्नीशियम के केस में देखा था, ठीक है। सेकंड हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस, ओके, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी क्या होता है, लाइट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, तो लाइट एनर्जी की वजह से वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपने सुना है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो उसमें वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर्स के अंदर, जहां पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो कुछ फ्रेंड्स रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये जो एनर्जी है वो हम 3 वे से प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड इज रिएक्शंस में रिक्वायर्ड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर एंड कैटलिस्ट, मतलब फ्रेंड्स कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको करने के लिए हमें सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसको करने के लिए हमें टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रेशर में भी चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें कैटलिस्ट, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, आपने सुना होगा नाम अमोनिया, सुना है कभी अमोनिया, अमोनिया गैस होता है, ठीक है, जिसको हम NH3 से नोट करते हैं, ओके। तो ये अमोनिया कैसे फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो रिएक्शन है इस तरीके से है दैट N2 प्लस 3H2, मैं यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कंबाइन होंगे फ्रेंड्स वहां से हमें अमोनिया मिल जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम साथ में रख देंगे तो वहां से NH3 का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। एटमॉस्फेयर के अंदर भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल है ही ना, तो वो साथ में ऐसे ही उसमें से अमोनिया फॉर्म नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर में भी चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रेशर में भी चेंज करना पड़ेगा, और साथ में हमें कैटलिस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर N2 और H2 के बीच में रिएक्शन करवा के NH3 फॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे 200 to 300 बार जो होता है फ्रेंड्स वो प्रेशर का यूनिट होता है, तो मुझे 200 to 300 बार प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा।
मुझे 773 केल्विन जितना मुझे टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे टेम्परेचर हाई करके कितना करना पड़ेगा, 773 केल्विन करना पड़ेगा। और इन दोनों से भी काम नहीं चलेगा, इसके साथ मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा कैटलिस्ट जो है आयरन। मतलब मुझे आयरन कैटलिस्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, कैटलिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे N2 और H2 के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें से NH3 फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो कैटलिस्ट होगा, Fe कैटलिस्ट जो है, आयरन कैटलिस्ट जो है, या फिर कोई भी कैटलिस्ट जो है, वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन वो जो कैटलिस्ट हैं वो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो मुझे बल्क में अगर अमोनिया फॉर्म करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर मुझे अमोनिया फॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स ऐसी होती है जिसमें हमें टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें हमें प्रेशर को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब बाहर से हमें टेम्परेचर या फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में हमें वहां पे कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स है जो आप पढ़ोगे आगे चलते हुए, जिसमें आपको टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना प्रेशर देना पड़ेगा, और कौन से कैटलिस्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स दैट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ओके, some important features can be observed when the conversion of reactant into product takes place। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगा, जब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे होंगे। कौन से होंगे? तो उसको हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब बेसिकली बात यह है फ्रेंड्स, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो होगा क्या क्या चीजें उसमें से हो सकती है। सो फर्स्ट उसमें होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, लेकिन इसमें से कोई ना कोई चीज होगी जब केमिकल रिएक्शन होगा। सो फर्स्ट हो सकता है कि वहां पर किसी गैस का इवोल्यूशन हो। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मेरे पास फ्रेंड्स दो लिक्विड्स है, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, दोनों के अंदर मेरे पास कोई डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, यहाँ पे कोई एक और लिक्विड है। तो फ्रेंड्स जब मैं इस टेस्ट ट्यूब का जो लिक्विड है इसको सेकंड में जब ऐड करूंगा, तो कई बार कुछ केसेस में ऐसा होगा कि दोनों अवेलेबल है लिक्विड स्टेट के अंदर। ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं, वो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस है वो दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। लेकिन जब एक टेस्ट ट्यूब का जो सब्सटेंस है उसको जब मैं सेकंड में ऐड करूंगा, तो वहां पे मुझे कुछ, हम ये देखेंगे कि वहां पे हमें कुछ जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? सॉलिड पार्टिकल्स उसमें हम देखने को मिलेंगे। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब जब दो लिक्विड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था उसके पहले दोनों जो सब्सटेंसेस है वो किस फॉर्म में थे, लिक्विड स्टेट में थे। लेकिन जब हमने दोनों को ऐड किया तो उससे हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो टिश्यू के अंदर मिले, जब रिएक्शन दोनों के बीच में हो गया। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्लियर? थर्ड, चेंज इन कलर। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ना, उसके साथ हमें कलर में भी चेंज देखने को मिलेगा। वो किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, वो सारी बातें हम यहाँ पे 10th में केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं कि किस रिएक्शन में कलर में चेंज हो रहा है, किस रिएक्शन में गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। वो सारी बातें हम 10th में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये से बेसिक बात है कि इसमें से कोई भी चीज अगर होती है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। मतलब जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखा, तो जब हमने मैग्नीशियम को हीट किया तो उसको हीट करने के साथ भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी फ्रेंड्स जहां पे जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, टेम्परेचर वो कम होगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर में भी चेंज अगर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिफ्थ इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब वो सॉलिड में से चला जाएगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड में से चेंज हो सकता है गैस के अंदर।
ठीक है, तो स्टेट में भी चेंज हो सकता है। ओके, सो इतने टाइप के चेंज अगर फ्रेंड्स हो रहे हैं, ये 5 चेंज अगर हम देख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अद्वैत अचीवर्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, तो हमारा वेबसाइट जो है advaitachievers.com, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।